नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट। महोदय, यदि पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पर जाएं तो हाल ही में उसके एक कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने सुझाव दे डाला कि भूखा रहने की कीमत पर भी पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करना चाहिए। शायद यही कारण रहा होगा कि बुद्धि और शिक्षा को अलग अलग रखा गया है। भारत पाकिस्तान जैसे लोकतांत्रिक पड़ोसी देश अपने अपने बजट को ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में दोनों देशों का लोकतंत्र तब मजबूत हुआ जबकि दोनों ने ही बराबर परमाणु परीक्षण कर लिया। दोनों देशों की सरकारों ने अपनी अपनी जनता को एक दूसरे के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी भी दे दी। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह रही कि दोनों ही देशों की जनता ने यह गारंटी मंजूर कर ली। दोनों ही देशों की सरकारों ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने यह सब राजनीतिक हितों के लिए नहीं बल्कि विशुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया है। दोनों ही पड़ोसी देशों की सरकारों का यह दावा सही हो सकता है, लेकिन क्या इन सरकारों में से किसी ने यह भी सोचा है कि उनके इस प्रयोग से किसी तीसरी सरकार को तो लाभ नहीं पहुंच रहा है। लाभ या हानि की बात यहाँ इसलिए करनी पड़ रही है कि आज विश्व में हार या जीत का जो मापदंड स्थापित हुआ है या हो रहा है वह विशुद्ध आर्थिक स्थिति के आधार पर ही टिक गया है। इसलिए यह तय है कि सैनिक सामान के खरीदारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी और उसके बेचने वाले की स्थिति मजबूत होगी। अमेरिका और चीन दोनों ही हथियार बेचने की स्थिति में हैं, जबकि खरीद के लिए भारत और पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है। यह सच है कि इसके लिए जनता को तैयार करना होगा। यह काम तो कम से कम संबंधित देशों की सरकारों पर छोड़ना होगा। हथियारों की खरीद किसी भी देश के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। इसलिए भारत सरकार के आम बजट में प्रतिरक्षा पर किए जाने वाले खर्च में भारी वृद्धि की संभावना है। इसलिए भारत के बुद्धिजीवी वर्ग का यह उत्साह भी ध्यातव्य है कि भारत आर्थिक प्रतिबंधों का मुकाबला पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा सरलता से कर सकता है। पाकिस्तान पर प्रतिबंधों की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इसकी आर्थिक स्थिति किसी प्रतिबंध के योग्य ही नहीं। महोदय, आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष का पद संभालने पर मैं स्वयं तथा अपने प्रतिष्ठित सहयोगियों के साथ आपको और कोलंबिया के लोगों को बधाई देता हूँ। लगभग 2 दशक पूर्व लैटिन अमेरिका में हमारा सम्मेलन हुआ था। आज जब विश्व के सम्मुख अनेक समस्याओं के कारण नाजुक स्थिति पैदा हो गई है, हम पुनः
इस महाद्वीप में एकत्र हुए हैं। यह उपयुक्त ही है कि इस बार हमारा मेजबान मित्र और आतिथ्य सत्कार करने वाला देश कोलंबिया है, जिसके बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा है कि यह रचनात्मकता की भूमि है और विश्व के मामलों में इसकी सक्रिय भूमिका सर्वविदित है। पिछले वर्षों में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जिस बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इस आंदोलन का नेतृत्व किया है, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके विशाल अनुभव और विलक्षणता तथा दूरदर्शिता के कारण हमारी गतिविधियों को असीमित लाभ हुआ है। मैं अपने साथियों सहित अपने नए सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे आंदोलन का यह 11वां शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ। इस आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन की अपेक्षा यह कई मायनों में कहीं अधिक प्रभावकारी है। आज इसमें 113 सदस्य राष्ट्र, अन्य अनेक पर्यवेक्षक और अतिथि भाग ले रहे हैं, जो लगभग प्रत्येक नस्ल और संस्कृति, जाति और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि पहले शिखर सम्मेलन के लिए केवल 25 देश एकत्र हुए थे। तथापि जो 25 महान देश वहाँ पहली बार एकत्र हुए थे, उनके मन में जो भावना थी वह चालू लीक से बिल्कुल हटकर बड़ी साहसपूर्ण थी। यह इतनी अधिक सही और इतनी जोरदार सिद्ध हुई कि जिस भी नवजात राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली, उसने इस आंदोलन को अपना पालना या आश्रय स्थल समझ लिया और वह उसमें शामिल हो गया। भारत में तो गुट निरपेक्षता की धारणा का उद्गम अत्यंत प्राचीन काल में मिलता है, परंतु इसके आधुनिक रूप की व्याख्या इसी आंदोलन के एक जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों और विचारों में परिलक्षित होती है। उनका सिद्धांत या मत बहुत सरल था। उन्होंने कहा था कि विश्व के मामलों में हमें सामान्यतया ऐसी हर बात का समर्थन करना चाहिए जो शांति को बढ़ावा देती है और युद्ध से बचाती है, और जो एक देश पर किसी दूसरे देश के साम्राज्यवादी प्रभुत्व को समाप्त करती है। महोदय, मुझे विश्वास है कि अब तक हम उस संशय की स्थिति से निकल चुके हैं जब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर प्रश्न उठाया जाता था। शीत युद्ध इतना अधिक विवश करने वाला बन गया था कि कई लोग तो यह ही भूल गए थे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू करने के पीछे क्या युक्ति और तर्क था, और वे समझते थे कि यह एक या दूसरे जबरदस्त गुट में शामिल होने के लिए नटबाजी करने के समान है। शांति प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष, विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग और नई विश्व व्यवस्था कायम करने के स्थायी उद्देश्यों का तो महत्व ही गौड़ हो गया। तथापि जैसा कि नए विश्व की प्रकृति से पता चलता है, गुट निरपेक्षता में प्रति संतुलन की धारणा के रूप में बड़ी प्रासंगिकता है। हम सब इसमें और विश्व के लिए इसकी उपयोगिता में विश्वास रखते हैं। पुराने ढांचे का एक भी ऐसा कारक नहीं है जो कम हो गया है और जिससे गुट निरपेक्षता की भूमिका किसी भी तरह कुछ भी कम समझी जा सके।
विकसित देशों में भी विश्वव्यापीकरण की गतिशीलता के कारण एक रूपांतरण या परिवर्तन हो रहा है, परंतु उसमें कुछ अंतर है। विकसित देशों में प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ, वहाँ की संस्थाओं ने परिवर्तन की चुनौतियों का धीरे धीरे सामना किया और नए नियमों की जांच करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सरकारों और नए प्रणेताओं के बीच आपस में विचार विमर्श होता है। स्टॉप।